हेलो बच्चों, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज एक और आपका सब्जेक्ट होता है जब आप कॉमर्स आउट करते हो और आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था आपका जो सब्जेक्ट पैटर्न था 4+1+1 होता है, जिसमें 3 आपके जो है मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं। 6 सब्जेक्ट आपको ऑप्शन पे होता है, आप लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो 5 सब्जेक्ट्स में लेकर के आप अपना 12th पास आउट कर सकते हो। लेकिन जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं वो आपके लिए कंपलसरी हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी। अगर आप आगे चल के कहीं अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन वगैरह सॉर्ट आउट करते हो तो वो वहां पर भी आपके यही सारे सब्जेक्ट्स काम में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज। जैसा कि इसका नाम बिजनेस स्टडीज, एवरी सिंगल एलिमेंट टू बी स्टडीड पार्टिकुलरली इन डिटेल रिगार्डिंग बिजनेस। बेसिकली बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कैरिड आउट बाय द इंडिविजुअल्स टू अर्न द प्रॉफिट बाय मेयर सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली आजकल जो भी लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस क्या है? बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हम लोग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, है ना सर? बिजनेस बड़े कम लोग क्यों करते हैं, हम लोग तो जॉब में भागते हैं। देखो बेटा, सारे प्रोफेशंस के अपने अपने प्रोज हैं, अपने अपने कॉन्स हैं। ध्यान से समझिए, जब कोई एक मोबाइल फोन लेते हो तो उसके स्पेसिफिकेशन चेक करते हो ना, किसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। सर प्रोसेसर तो बहुत अच्छा है, 1.8 गीगाहर्ट्ज है, लेकिन सर बैटरी 3200 mAh है, यानी कि चलेगी नहीं ज्यादा देर, क्योंकि सर प्रोसेसर अच्छा है तो हम लोग गेम खेलेंगे, और जब हम लोग गेम खेलेंगे सर इट मींस फोन जल्दी से बैटरी ड्रेन करेगा। वैसे ही बिजनेस के भी अपने अपने प्रोज हैं, अपने अपने कॉन्स हैं। कहीं पे पढ़ा था मैंने, माना कि नौकरी भूखा सोने नहीं देती, लेकिन सच ये भी है कि आगे भी नहीं बढ़ने देती। जॉब करते हो आप, अच्छा है कि आपके पास श्योरिटी ऑफ इनकम है, कि आपको परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है। 50,000 की आप जॉब कर रहे हो, 50,000 आ जाएंगे। बट हैव यू एवर इमेजिन, क्या आप 50,000 एक रुपए का सोच सकते हो? आप नहीं सोच सकते, बिकॉज सर बिजनेसमैन तो सोच सकते हैं, हो सकता है कि उसको एक महीने 10,000 का प्रॉफिट हो, अगले महीने 1 लाख का कर ले, क्योंकि उसका तो काम ही बिजनेस का है ना। उसे कोई उसके ऊपर तो एम्प्लॉय बैठा नहीं हुआ कि तुझे 10,000 ही दूंगा मैं हर बार, ऐसा कोई फाउंडेशन तो है नहीं। तो बिजनेस क्यों करते हैं लोग? कम बिकॉज बिजनेस अनसर्टेन है। बिजनेस के कुछ फीचर्स भी ऐसे हैं कि पहले सर्वाइवल फिर ग्रोथ, सर्वाइवल प्रॉफिट फिर ग्रोथ। पहले तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहले मार्केट में सर्वाइव करो। वंस यू गॉट सर्वाइव्ड इन द मार्केट, आप इस्टेब्लिश हो गए, फिर आप प्रॉफिट की तरफ एम करो। और जब एक बिजनेस इंटरप्राइज प्रॉफिट करने लगता है तो फिर सर वो ग्रोथ तो अपने आप कर जाएगा। बिजनेस स्टडीज क्लास 11 में पढ़ाते क्या है, ध्यान से समझिएगा। सिंपल से सबसे पहले तो आपको पढ़ना है बिजनेस क्या है, बिजनेस के क्लासिफिकेशन, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्लासिफिकेशन होंगे, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो वो बेसिक चैप्टर है जो आपको बिजनेस के बारे में बताता है, बिजनेस से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताता है। दूसरे चैप्टर की बात करोगे तो वहां पर बात होती है बिजनेस एंटिटीज के क्लासिफिकेशन की, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर ही आप पढ़ते हो जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। कंपनी में फिर आप पढ़ते हो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। अभी एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट और आ गया इंडिया में, ओपीसी। सर ये क्या आ गया नया? 1% कंपनी। अब एक नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया में अगर जो रहता है वो एक ओपीसी फॉर्म कर सकता है। हाँ, उसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो कंपनीज एक्ट में और ओपीसी के इनकॉर्पोरेशन रूल्स में लिखे गए हैं, उनको फॉलो करना है और आप ओपीसी इजीली फॉर्म कर सकते हो। इसके बाद आपको पढ़ना है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस बेसिकली अगर छोटे में बात करूं तो वो एंटरप्राइजेस जहां पे पब्लिक का या गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग मेजॉरिटी में होता है, प्राइवेट में जहां प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा होती है। सर ये शेयर होल्डिंग क्या है, समझे नहीं? किसी भी कंट्री, किसी भी कंपनी का ओनरशिप जो होता है बेटा वो शेयर्स में डिवाइड होता है, और शेयर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर्स। कभी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो आपको बताऊंगा जब स्टॉक मार्केट के बारे में, तब बताऊंगा कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। जो आप ये सुनते हो ना, अरे सेंसेक्स गिर गया या निफ्टी बढ़ गया, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, तो ये जो है ये हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। सेंसेक्स, निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को डिनोट करता है, सेंसेक्स हमारे बीएसई को डिनोट करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। और बॉम्बे को ही इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है।
तो वो है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अनदर वन इज बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज की बात करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, ये कुछ बिजनेस सर्विसेज है। अनदर वन इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। आजकल ऑनलाइन बिजनेस है, बीपीओज है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। देन आफ्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ध्यान से सुनो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी एग्जांपल आप सबके दिमाग में आता होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी। एक सिंपल से डेंजरस गैस लीकेज क्या हो गई, वहां पर हजारों जानें चली गई थी। एंड द एमडी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी नेम मिस्टर एंडरसन रैन अवे। रातों रात वो इंसान फरार हो गया। पर क्या कोई मुआवजा, क्या कोई पैसा इंसान की जिंदगी की वैल्यू वर्दिफाई कर सकता है? आंसर इज नो। एक परिवार में अगर एक ही इंसान कमाने वाला था और उस दिन वो गैस जो लीकेज हुआ वो सूंघा, जो सोते रहे वो सोते ही रह गए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब समझ लीजिए, इसके लिए एक सेक्शन आया है कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 135 नेम्ड एज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी। वहां पर आपके रूल्स हैं शेयर कैपिटल से रिलेटेड, टर्नओवर से रिलेटेड या नेट प्रॉफिट से रिलेटेड। किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा, और पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, इनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उसको अपने प्रॉफिट का एटलीस्ट सम अमाउंट CSR फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आजकल आप देखते हो किसी भी फैक्ट्री को लगाने से पहले, किसी भी कंपनी को फॉर्म करने से पहले आपको बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। क्यों सर? बेटा आप कोई भी काम करना चाहते हो, आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट ये भी मेक श्योर करेगी ना जो आप कंपनी स्टार्ट करने वाले हो, क्या इससे एनवायरनमेंट को तो कोई हार्म नहीं है? ऐसा तो नहीं है आप लेदर टैनरीज लगा रहे हो, लेदर का जितना भी सारा पानी जो आप खराब करोगे वो वेस्ट वाटर जो है वो आप रिवर्स में एमिट करोगे जाके सारा का सारा, क्योंकि वही वाटर स्टैग्नेंट हो जाता है एक वक्त के बाद जाके, फिर वहां पर बीमारियां उपजनी स्टार्ट हो जाती हैं। स्टैग्नेंट वाटर में ही आपको टाइफाइड जैसी बीमारियों वाले जो इंसेक्ट्स हैं वो होते हैं। टाइफाइड के लिए एक कीड़ा होता है समोआ टाइफाइड। तो आज गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है कि ये देखती है कि जो भी आप काम कर रहे हो क्या उससे आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेबल है या नहीं है। इसलिए एक टर्म और आजकल आ गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 3R तो आपने पढ़े ही होंगे, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। आजकल कोई भी क्लासमेट का बिल 10 on 10 या तरंग का कॉपी लेके आओ, उसके पीछे लिखा होता है 3Rs, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। इसका मतलब समझो, पेपर का वर्क रिड्यूस करो, पेपर को बचाओ, रिसाइकल करो और रीयूज करो। क्यों? पेपर भी तो बनता कैसे है? पेड़ों से। जितना ज्यादा पेपर कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन होएगा। और इंडिया को जरूरत क्या है कि इस समय एफॉरेस्टेशन की। आपको तो करंट सिनेरियोस पता है ना, इस समय ऑक्सीजन, हवा भी बिक रही है, हवा की भी वैल्यूज हो चुकी हैं, हवा भी पैसों से खरीदी जा रही है लोगों को जिंदा रखने के लिए। तो इस वजह से एक चैप्टर है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है सिंपल से रूल्स और रेगुलेशन जो आपको फॉलो करने हैं रीजनेबल सर्विसेज देते हुए। पार्ट बी है, ये पार्ट ए के कुछ चैप्टर्स थे। फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस की बात करें, बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस एंटरप्राइजेस कितने तरीके के हैं, किस तरीके की पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, कौन से पब्लिक हैं, कौन से प्राइवेट हैं, कौन से ग्लोबल हैं। कुछ इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस हैं, जैसे बीपीओज आ गए हैं, ऑनलाइन बिजनेस आ गया है ना। देन आफ्टर सेकंड में है आपका कॉर्पोरेट। अब यहाँ पे कंपनी के सेक्टर की बात हो रही है, तो है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड ट्रेड। अब देखो तीन चीजें आई, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस मींस पैसा, एंड ट्रेड। फाइनेंस इज कंसीडर्ड टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। आजकल आपको कोई भी काम करना है तो आपको सबसे पहली चीज जो चाहिए वो चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिकॉज सर बिना पैसे के तो कुछ होना नहीं है आजकल। उसमें है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। पहला काम फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। देखो यहां तो आपको मेयर इंट्रोडक्शन मिलेगा पढ़ने को। सबसे पहले प्रमोटर्स आते हैं, फिर वो एमओए बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पब्लिक कंपनी में 7 चाहिए, प्राइवेट में चाहिए 2।
फिर वो एमओए साइन करते हैं, फिर इंटरनल रेगुलेटिंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एमओए के सबऑर्डिनेट की तरह काम करता है। इसके बाद क्या करते हैं, फिर वो अपना नेम, उसके सारे क्लॉजेस फुलफिल करते हैं। 6 क्लॉज होते हैं आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। फिर वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भेजते हैं। जो आपने नेम अप्रूव्ड किया होता है वो क्या करता है, रजिस्ट्रार चेक करता है, ये चेक करता है कि क्या इसका नेम किसी और कंपनी से म्यूचुअली मैच तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो फिर वो आपको दूसरा नाम सजेस्ट करने के लिए बोलेगा। इसके बाद जो रजिस्ट्रार फिर आपका फुल वेरिफिकेशन करता है आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। उसके बाद सब रजिस्ट्रार क्या करता है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। फिर आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर देते हो। सर प्रैक्टिकली ऐसा कैसे होता है? प्रैक्टिकली ये काम करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज। अभी तो इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन कंपनी का बहुत इजी हो चुका है। एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप लेकर के आई बीजेपी गवर्नमेंट अभी 1 या 1.5 साल पहले। एक फॉर्म इन्होंने इंप्लीमेंट किया, आप चाहो तो गूगल पे पढ़िएगा। फॉर्म का नाम है स्पाइस, SPICE। सर ऐसे तो मोबाइल की कंपनी भी होती थी एक, हाँ बेटा वही स्पाइस, और स्पाइस का मतलब होता मसाले। तो ये मसालेदार स्टेप था बीजेपी गवर्नमेंट का। था क्या, सुनो। पहले कंपनी बनाने के लिए डेन अलग फाइन करना पड़ता था सर। मतलब डेन होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कोई भी कंपनी बनाई जाती है उसमें डायरेक्टर अपॉइंट करने जरूरी है, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे ओपीसी हो। देखो ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर हो सकता, प्राइवेट में हो सकते हैं 2, पब्लिक में 3 चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम सब में 15-15 हो सकते हैं। क्या 15 से ज्यादा हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, बट यू हैव टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। सर आप तो लॉ पढ़ाने लगे। मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि पहले कंपनी फॉर्म करना कितना कठिन था, अभी कैसा कर दिया आपका, अब कैसा हो गया। अभी कंपनी अब फॉर्म लेके आई है गवर्नमेंट, INC 32 स्पाइस। फुल फॉर्म इज सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ध्यान से सुनो, पहले कंपनी के लिए डेन अलग चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलग, नेम फॉर्म अलग चाहिए, एफिडेविट अलग चाहिए, सिन अलग चाहिए। सर सिन आप नहीं बेटा, ये CIN है, सिन कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। 15 डिजिट का नंबर होता है जो आपको MCA अलॉट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जब आप आगे चल के अपने चैप्टर्स पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा आपको, रिलायंस का सिन दिखाऊंगा, टाटास का सिन नंबर दिखाऊंगा। 15 डिजिट का आपका नंबर होता है एक। ओके, तो ये सारे अप्रूवल्स अलग अलग लेने पड़ते थे। इन्होंने क्या किया, चलो इन्होंने बोला हम इनकॉर्पोरेशन बहुत इजी किए दे रहे हैं। ये एक सिंपल सा फॉर्म लिया है INC 32, ये 5-in-1 फॉर्म है। सिन ले लो, डेन ले लो, नेम अप्रूवल ले लो, एफिडेविट ले लो, ऑफिशियल सिग्नेटरीज का काम कर लो। तो ये 5-in-1 फॉर्म आया, इससे हुआ क्या, कॉम्प्लायंस तो था, इजी हो गया। इतना सब कुछ तो आपको नहीं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में बेसिकली आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़नी है, प्रमोशन, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, देन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एंड देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अनदर वन इज सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। कोई कंपनी पैसा कैसे जुटाती है, शेयर्स के थ्रू लाएगी, डिवेंचर्स के थ्रू लाएगी, बोरोइंग्स के थ्रू लाएगी। अच्छा ध्यान से सुनो, अगर आप किसी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर हो, आप MBA फाइनेंस किया आगे चल के 12th पास करने के बाद, तो आप कंपनी को कौन से सोर्स से फाइनेंस रेज करने के लिए इंसिस्ट करोगे या मोटिवेट करोगे? सर हम तो कंपनी को उस फंड से रेज करवाएंगे फाइनेंस जिसका कॉस्ट कम हो। बिकॉज हम जब किसी से कर्जा लेते हैं तो हमें वापस भी करना है, तो हम उसी सोर्स से क्यों ना कर्जा ले जिसके लिए हमें कर्जा वापस कम करना है। ओके, जब बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर शुरू करूंगा तो आपको एक बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी बताऊंगा रॉबर्ट टी कियोसाकी की। आपने नाम सुना होगा बुक का, रिच डैड पुअर डैड। वो इंसान मायामी फ्लोरिडा का एक वक्त तक, एक अरसे तक सबसे पैसे वाला इंसान रहा है। उन्होंने ही अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बुक लिखी है, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट टी कियोसाकी उनका नाम है, कभी आप गूगल करिएगा। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था बिजनेस से रिलेटेड, दैट कॉन्सेप्ट वाज नोन एज फाइनेंशियल लिटरेसी। बताऊंगा जब आपके साथ बिजनेस स्टडी स्टार्ट करूंगा तो वो केस स्टडी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अनदर वन इज स्मॉल बिजनेस। इसमें आपको पता चलेगा स्मॉल बिजनेस होता क्या है, फाइनेंशियली अगर डिफाइन करना चाहे तो आप फाइनेंशियली किन टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। अनदर वन इज इंटरनल ट्रेड।
इंटरनल ट्रेड मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हो आप, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। अब दोनों का मतलब समझ लो, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। हरियाणा से कोई चीज दिल्ली में बिकने चली आई तो इंटर स्टेट है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब समझो, एक ही स्टेट में जा रही है, वाराणसी से बांदा चली आई, यूपी में ही रिवॉल्व हो रही है, कानपुर से कन्नौज चली गई तो यूपी में ही रिवॉल्व हो रही, इट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट। लास्ट के दो चैप्टर आपके इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड है, जिसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ोगे, फॉरेक्स रिजर्व्स पढ़ोगे, हो सकता है कि आपको कुछ पढ़ने को मिले डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ये है आपका बिजनेस स्टडीज का पूरा वेटेज। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। 11th स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर आपका 3 कैटेगरी में आता है आजकल। एक होता है वैल्यू बेस्ड थ्योरी, एक होती है एनालिटिकल थ्योरी, और तीसरे में होती है आपकी केस लॉज। सर ऐसा क्यों? पहले जो बिजनेस स्टडीज के पेपर आते थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे कि एक बार आप पढ़ लो, सारी चीजें याद कर लो और जाके पेपर अटेम्प्ट कर दो। अब सीबीएसई ये चाहता है कि हम ये भी तो पता करें बच्चा सिर्फ पढ़ ही रहा है या बच्चा कोई चीजें एनालाइज भी कर रहा है। Once you start to analyzing the things, you will get to know about the hidden features or hidden characters of subject. एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं। जब आप 11th अभी आप अकाउंट्स जब पढ़ोगे मेरे साथ में, तो जो आपका पहला न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा ड्यूअल एंट्री सिस्टम रिलेटेड होगा, चैप्टर होगा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंट्स में डिफाइन की गई है A = L+C। मतलब सर आप तो एबीसीडी पढ़ा रहे हो? नहीं बेटा, एबीसीडी नहीं पढ़ा रहा हूं। A = L+C का मतलब है एसेट्स = लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर जब आपको पढ़ाऊंगा उससे पहले एक चीज पढ़ाऊंगा, ड्यूअल एंट्री सिस्टम। लूका पैसियोली नाम के एक बहुत पुराने अकाउंटेंट हुए, वो एक एस्पेक्ट देके गए थे, ड्यूअल एंट्री सिस्टम। 11th वाले बच्चों बहुत मजा आने वाला है आपको, मैं सच बता रहा हूं। पढ़ोगे ना तो आपको ये लगेगा कि सब्जेक्ट्स नहीं है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है। इकोनॉमिक्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है। पूछो कैसे? पापा सपोज गवर्नमेंट जॉब में है, पापा की सैलरी है 50,000। सैलरी की डेट आती है, पापा सबसे पहले क्या करते हैं? मम्मी से कहेंगे लिए लो 10,000, गृहस्थी का सारा सामान आपने देखना है। आपकी पॉकेट मनी, आपके भाई बहनों की पॉकेट मनी पापा ने आपको हैंड ओवर करी, आपके स्कूल की फीस निकाल के पापा ने अलग रखी। सपोज पापा कंजर्वेटिव थिंकिंग के हैं, प्रोटेक्टिव हैं, मतलब आगे का भी सोचते हैं, तो पापा ने कुछ पैसा हो सकता है इंश्योरेंस पॉलिसीज भी ले रखी हो। सर ये है क्या? बेटा यही तो है इकोनॉमिक्स। पापा के पास सैलरी कितनी है? लिमिटेड 50,000, लेकिन पापा की वांट्स, पापा की भी अनलिमिटेड और बच्चों की भी अनलिमिटेड। पापा सोच रहे इस बार फोन पुराना हो गया, रियलमी iPhone XR दिला दो। पापा कहेंगे बेटा मेरी तो सैलरी इतनी है कि iPhone XR ही आ पाएगा, फिर और कुछ नहीं हो पाएगा। तो दैट्स कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ बजटिंग, बिकॉज वी हैव लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। तो उन दोनों के बीच में बैलेंस कौन करता है? इकोनॉमिक्स। वो कहती है कि जो चीजें प्रायर हैं, जो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उन पे प्रायोरिटी होल्ड कर लो। तो बिजनेस स्टडीज भी आपके साथ मैं ही पढ़ाऊंगा, सारे लेक्चर्स होंगे और नोट्स भी होंगे साथ में। इसके साथ में मेरा एक एक्स्ट्रा प्रोएक्टिव स्टेप ये रहेगा कि मैं आपको क्लास 11 से ही केस स्टडी सॉल्व करना सिखाऊंगा। जब आप 12th में जाए तो आपको ये चीज बिल्कुल नई ना लगे कि सर ये 11th में तो करवाया ही नहीं। तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको पहले से ही, आप 11th में हो गए, विल मेक श्योर मैं आपको 12th की केस स्टडी जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं वो मैं एक बार यहाँ पे समझाऊंगा, करवाऊंगा। तो मैं बस एक ही चीज कहता हूं कि बेटा सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू बी ए गुड लिसनर, यू विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू ए एक्सीलेंट ऑरेटर। विलियम शेक्सपियर जो बहुत ज्यादा नहीं जिंदा रहे वो, बट विलियम शेक्सपियर इज वन ऑफ द मोस्ट रिनोवेंट पोएट इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। उनका एक कोटेशन है, टू बी एन ऑरेटर बी ए गुड लिसनर फर्स्ट। अगर आपको एक अच्छा बोलने वाला शख्स बनना है तो आपको पहले एक श्रोता बनना पड़ेगा। फर्स्ट ट्राई टू बिकम अ ऑडियंस एंड देन यू विल बी एन ऑरेटर। आप बोल कब पाओगे? जब आपके पास नॉलेज होगी। और आपके पास नॉलेज कैसे आती है? जब आप लोगों को सुनते हो, उनके फैक्ट सुनते हो, फिगर्स सुनते हो, उसके बाद आप वेरीफाई करते हो, आप उन चीजों पे क्या करते हो? स्टडी करते हो, तभी तो आपके पास नॉलेज आती है। अब मैं आपको ऐसी चीजें कहां से बता देता हूँ? रॉबर्ट डी कियोसाकी,
मैंने भी अपने टीचर से सुनी है, मैंने भी अपने टीचर से पढ़ा है, मैंने भी बुक पढ़ी है, तब जाकर के मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाई तो कभी किसी की बंद नहीं होती, पढ़ते तो हर कोई रहता है, कुछ ना कुछ उसके पास पढ़ने के लिए रहता ही है। ये है आपका बिजनेस स्टडीज का सिलेबस। मिलते हैं अगले क्लास में, तो शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, घर पे रहिए, इट्स पेंडेमिक, सो स्टे होम, स्टे सेफ।